Jai Gurudev students, we will discuss about the nucleus today and it is a spherical and oval shaped structure and discovered by the Robert Brown in 1831. तो अगर हम यूजुअली देखें तो वन न्यूक्लियस ही हमारे मोस्ट ऑफ द सेल्स में वन ही न्यूक्लियस पाया जाता है, बट ऐसे भी कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियस हमारा पाया जाता है। जैसे कि एज ए एग्जांपल पैरामीशियम इज ए बाई न्यूक्लिएट, यानी कि बाई न्यूक्लिएट का मतलब क्या होगा कि उसमें दो न्यूक्लियस हमारे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उसमें एक मेगा न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है। और जबकि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें एक से या दो से ज़्यादा भी पाए जाते हैं एज ए मल्टी न्यूक्लिएट। तो वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या होगी वहाँ पे हम उसको मल्टी न्यूक्लिएट का नाम देंगे। तो आज हम इसके स्ट्रक्चर को हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है जो हमारा जो पूरा न्यूक्लियस है वो चार भागों में बटा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसके एनवेलप की बात करेंगे। जो ये आपको एनवेलप दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनेल्स के बाहर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है। तो इसमें आपकी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो कि आपको डबल फॉर्म में दिखाई दे रही है। सेकेंड इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि उसके अंदर पाया जाने वाला मैट्रिक्स। ये जो आपको ग्रैनुलर सबस्टेंस दिख रहा है चारों तरफ से, इसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये ग्रैनुलर सबस्टेंस भरा हुआ है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर सेल। क्लियर। थर्ड आप में देखेंगे, ये थर्ड पार्ट है आपका न्यूक्लियोलस। ठीक है। एंड फोर्थ इज क्रोमेटिन मटेरियल विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो हम इन चारों के पार्ट्स के एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये जो चारों पार्ट्स हैं वो किस तरीके से पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। देखिए, क्योंकि हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज एज ए मेन ऑर्गेनल ऑफ द सेल एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, तो हम उसके एक एक पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज ए बाउंडेड बाय ए थिन डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, यहाँ पे आपको दिख रही है ये पतली सी एक मेम्ब्रेन है जिसको कवर्ड किए हुए हैं। इसको हम न्यूक्लियर एनवेलप के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करती है, न्यूक्लियस को जो बाहर आपका साइटोप्लाज्म रहता है उससे आप इसको सेपरेट करती है। ठीक है ना। इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये मेम्ब्रेन है आपकी और बीच में यहाँ पे आपको पोर्स दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आपका ये जो है, इन दोनों के बीच में आपको एक न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियर पोर होते हैं। और ये पोर्स क्यों होते हैं, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल्स, यानी कि यहाँ से अंदर जाने के लिए और अंदर से बाहर जाने के लिए पूरा एक्सचेंज एक पैसेज रहता है जो कि न्यूक्लियर पोर के द्वारा ही पॉसिबल है। क्लियर। एक तरीके से ये पूरी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, बहुत सारी प्रोटीन और लिपिड से ही बनी होती है। एज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि हमें पता है कोई भी मेम्ब्रेन अगर किसी ऑर्गेनल के बाहर है तो इसका मतलब ये भी है कि वो उसकी पूरी आउटर इन्वायरमेंट से पूरी प्रोटेक्शन करती है। क्लियर हो गया। दूसरा आता है आपका न्यूक्लियर सेल, या जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है जो कि मैट्रिक्स है, इसको हम कैरियोलिम्फ के नाम से भी जानते हैं। और इसमें कोई कलर नहीं होता, यानी कि ये कलरलेस सेल है। ठीक है। और ये साथ साथ में जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ साथ में ये लगा रहता है या पूरे उसमें भरा रहता है, जो कि इसमें सस्पेंडेड फॉर्म में ये पाया जाता है। क्लियर। थर्ड आता है आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसे कहेंगे हम, न्यूक्लियोलस को भी फोंटाना ने आई थिंक उसने डिस्कवर्ड किया था 1881 में, क्योंकि ये काफ़ी बाद इसके, क्योंकि 1831 में तो हमारा न्यूक्लियस डिस्कवर्ड हो गया था, बट न्यूक्लियोलस को देखा जाना अभी बाकी था। तो 1881 में फोंटाना ने इसको डिस्कवर्ड किया था। तो उन्होंने देखा कि इसमें इसके अंदर एक और डार्क डेंस राउंडेड शेप का स्टेनिंग का एक ऑर्गेनल और मौजूद है, जो कि बिना किसी मेम्ब्रेन के उसमें मौजूद है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें बिना किसी मेम्ब्रेन के ये मौजूद था। इसका मतलब ये है कि ये इसी का एक पार्ट है, इसी के अंदर है। तो जब इसको डिस्कवर्ड किया गया तो ये पाया गया कि इसके अंदर हमारा बहुत सारा आरएनए मौजूद था, बहुत सारा इसमें प्रोटीन मौजूद था। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए रिच इन द डीएनए एंड द प्रोटीन्स। तो यहाँ पर ये
डीएनए जो है हमारा एक तरीके से एक एक पार्ट को अगर हम समझे जाएं तो यहाँ पर आपके सारे वर्क जो हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से राइबोसोम के फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पर यूज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या पाया जा रहा है, आरएनए और प्रोटीन। तो ये आरएनए कहाँ पे हेल्पफुल होगा, यानी कि जो आपके साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन के सिंथेसिस में भी ये न्यूक्लियोलस अपना मेन फंक्शन क्रिएट करेगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है क्रोमेटिन फाइबर्स। ये जो आप क्रोमेटिन फाइबर्स देख रहे हैं, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बहुत ही सुंदर डायग्राम है। ये आप देखो इजीली बना सकते हो। इसमें आपको 4 ही पार्ट्स बनाने हैं। एक तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनानी है, उसके अंदर पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म बनाना है, न्यूक्लियोलस का पार्ट बनाना है, और फिर आपको ये क्रोमेटिन फाइबर्स बनाने हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर्स जो हैं एक तरीके से ये हमारा पूरा कलर्ड मटेरियल होता है। अगर जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं, किसी न्यूक्लियस को देखते हैं, तो वो हमें एक कलर्ड मटेरियल्स के फॉर्म में दिखाई देता है। ओके, तो हमारा जो ये है, ये हमारा इंटरविन्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है क्रोमेटिन का, इसके अंदर हमारा डीएनए मौजूद होता है। डीएनए आप काफ़ी पहले से सुनते हुए आ रहे हैं कि डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर द स्टोरिंग एंड द ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो कैरेक्टर्स को कैरी करता है, जो ट्रांसफ़र करता है, वो वही डीएनए करता है। और ये डीएनए किस में मौजूद है आपका, इन क्रोमेटिन फाइबर्स में। ये जो आपको धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। तो जब सेल डिवीज़न होता है, यही क्रोमेटिन मटेरियल्स जो है वो हाईली कंडेंस हो जाता है, एक दूसरे से गुथ जाते हैं, हाईली कंडेंस हो जाते हैं और एक थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे कि हम बाद में क्या कहते हैं, फिर क्रोमोसोम्स। तो आपको समझ में आया होगा, क्रोमेटिन से क्या बना हमारा, क्रोमोसोम्स। जब ये हाईली थिक हो जाए, कंडेंस हो जाए, तो वहाँ पर हमारा वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स के नाम से जाना जाएगा। और हर एक क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो हर एक क्रोमोसोम्स जो है 2 आइडेंटिकल हाल्फ में बटा रहता है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देती हूँ, इस तरीके से ये हमें दिखाई देता है, आइडेंटिकल हाफ रहते हैं और फिर इनको हम अलग अलग फॉर्म में सिस्टर क्रोमेटिड्स कही जाती हैं। जब ये हाईली कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं तो ये जो क्रोमोसोम्स है आपका, ये क्या कहलाता है, उस समय क्रोमेटिड्स कहलाता है। तो डीएनए जो है मोस्टली जितने भी यूकैरियोट्स हैं उसमें आपका डीएनए हमें पता है कि कैरेक्टर्स को हेरिडिटरी कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कर रहा है। तो एक तरीके से ये एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया हमारा कि ये हमारी पीढ़ी को एक नए कैरेक्टर को दे रहा है। यानी कि पेरेंट्स में जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके बच्चों में ऑटोमेटिकली अपने आप ही चले जाते हैं, क्योंकि ये डीएनए क्या होते हैं, उनमें ट्रांसफ़र होते हैं। क्लियर। और इन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे छोटे छोटे जो जीन्स होते हैं, है ना, आप एक पॉइंट सुनते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, जीन्स आर द सेगमेंट्स, यानी कि जीन्स ही उन डीएनए के सेगमेंट्स हैं जो कि उस कैरेक्टर को दूसरी पीढ़ी में लेके जा रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीन इज़ ए फंक्शनल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। और ये एक सिंगल लीनियर ऑर्डर में लगे रहते हैं और हर एक जीन जो है वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कितने फंक्शंस आगे अपनी जनरेशन को दे रहा है। तो इस तरीके से हमारा जीन्स में सारी इंफॉर्मेशन नेसेसरी जो पहुंच जाती हैं, यानी कि पेरेंट्स में जो कैरेक्टर हैं वो ऑटोमेटिकली ही बच्चे में वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और धीरे धीरे बच्चे के अंदर जब वो कैरेक्टर आते हैं तो हम यही कहते हैं ना कि देखो ये कैरेक्टर आपके पापा से मिल रहे हैं, ये कैरेक्टर आपकी मम्मी से मिल रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा जो जीन जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो हमें क्या फंक्शंस इसके समझ में आए, एक तो ये है कि ये कंट्रोलिंग सेंटर है, यानी कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा क्या है कि जितना ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी हमारी सेल में उनको भी ये कंप्लीट करेगा। और तीसरा आपको क्या समझ में आया होगा कि जितनी भी आपकी अनुवांशिक सूचनाएं हैं या हेरिडिटरी ट्रांसमिशन है उनको ये कंप्लीट करता है वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।